आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अब आप भले ही इसका फुल फॉर्म ना जानते हो, लेकिन ये वर्ड आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। सभी लोगों का इसका सही मतलब पता हो या जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें यह बात जरूर पता होती है कि इस वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है। जब भी हमें लगता है कि किसी की नॉलेज कम है, या पढ़ने में अच्छा नहीं है, या फिर वह दिमाग से कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो हम कहते हैं कि ना उसका आईक्यू कम है। लेकिन सवाल ये है कि ये आईक्यू है क्या, कैसे काम करता है, हम कैसे जान सकते हैं हमारा आईक्यू कितना है, और अगर ये कम है तो क्या हम किसी तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन सवाल है जो हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन इनके जवाब किसी के पास नहीं होते हैं। सबको लगता है कि जो लोग ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं का आईक्यू ज़्यादा होता है, लेकिन असल में ये एक मिसकंसेप्शन है। रियलिटी में कम पढ़े लिखे इंसान का आईक्यू एक पढ़े लिखे इंसान से भी ज़्यादा हो सकता है। असल में आईक्यू आपको लॉजिक, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज करके पूरी लॉजिक के साथ किस तरह प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, इसी बात से पता चलता है कि आपका आईक्यू कितना है। अब ये बात अलग है कि ये प्रॉब्लम आपके एकेडमिक्स की भी हो सकती है और आपकी पर्सनल जिंदगी की भी। तो अगर आपको लगता है कि आपका आईक्यू कम है या आपको इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस शो में हम आपके कई ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप अपने आईक्यू को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार, और सुनिए आपके साथ ये शो हाउ टू इंक्रीज योर आईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान का आईक्यू कितना है? यह बात कैसे पता चलती है? दरअसल बात ऐसी है कि आईक्यू जानने के लिए एक इंसान को कई टेस्ट देने होते हैं, जिनमें हासिल हुए स्कोर के बेसिस पर यह पता लगाया जाता है कि उसका आईक्यू कितना है। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो यह 100 के आसपास होता है। 100 से नीचे, 100 से ऊपर भी इन स्कोर को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका आईक्यू 115 से 130 के बीच है तो आपको एबव एवरेज कंसीडर किया जाएगा। अगर यह स्कोर 145 से 160 के बीच है तो इसका मतलब है कि आपके पास गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस है। और अगर स्कोर 160 से भी ऊपर चला जाए तो आपको एक्सेप्शनल केस माना जाता है, यानी वो आईक्यू जो लाखों में एक का होता है। ऐसे आईक्यू के 4 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिनके बेसिस पर आपको टेस्ट किया जाता है। पहला कंपोनेंट है ओवल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको रीड करने, समझने और कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे कोई सवाल किया गया है तो आप उसे कितना समझ पा रहे हैं, उसका जवाब कितनी लॉजिकली और इजीली दे पा रहे हैं। आईक्यू का सेकंड कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी, यानी आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को याद करके उसे यूज कर सकते हैं। आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर सवाल आते हैं, जैसे कि जब रिया 4 साल की थी तो उसकी मदर 29 साल की थी। अब जब रिया 20 साल की हो गई तो उसकी मदर की एज क्या होगी। इसी तरह से इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके सही जवाब ढूंढना, यही वर्किंग मेमोरी में आता है। अगला कंपोनेंट है स्पेशल रीजनिंग। स्पेशल का मतलब होता है इन स्पेस। इसमें आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में इमेजिन कर पाने की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पेपर पर एक क्यूब बनाकर दे दिया जाए जिसका एक हिस्सा गायब हो, और अब आपसे कहा जाए कि आप दिए गए ऑप्शन में से इस क्यूब को उस हिस्से में ढूंढिए, तो इसके लिए आपको ना उस क्यूब को अपने दिमाग में इमेजिन करना होगा, और इसी से आपकी स्पेशल रीजनिंग टेस्ट की जाती है। आईक्यू का फोर्थ कंपोनेंट है प्रोसेसिंग स्पीड, यानी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने एक पिक्चर रख दी गई है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस पिक्चर में आपको यह ढूंढना है कि एक खरगोश कहाँ है। अब हो सकता है कि कुछ लोग इसे 1 सेकंड में ही ढूंढ लें और कुछ लोगों को 10 मिनट लग जाए। तो इन कंपोनेंट को जानने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आईक्यू को इम्प्रूव करें तो आप आज से ही जर्नल मेंटल करना शुरू कर दें। जर्नल लिखने यानी डायरी लिखने का आईक्यू पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव असर होता है। जब आप अपने इमोशन को या किसी भी इंसिडेंट को डायरी में लिखते हैं तो आपकी एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप कई महीनों तक इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप अब सेंटेंस जल्दी जल्दी सोच पा रहे हैं और पहले से ज़्यादा अच्छा लिख पा रहे हैं। किसी भी चीज़ को क्विकली सोचने और सीखने के लिए आपके दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर रोज़ थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा
और आप क्लियरली सोच सकेंगे। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो एक आदत बनाइए कि आप दिन भर में जो भी काम करें उसे 100% फोकस के साथ करें। अगर नहा रहे हैं तो उसका सारा दिमाग वही होना चाहिए। अगर खाना खा रहे हैं तो पूरा फोकस के साथ खाइए, हर निवाले पर ध्यान दीजिए। इस तरह से आपका दिमाग कम डिस्ट्रैक्ट होगा और आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर का अक्सर हमसे यह सवाल होता है कि आप ठीक से खाना खा रहे हैं या नहीं, और वो दवाई के साथ हमें यह सलाह देते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि हेल्दी खाना हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है, और क्योंकि ब्रेन भी हमारी बॉडी का एक ही हिस्सा है और बहुत ज़रूरी हिस्सा भी है। इसलिए हेल्दी खाना हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में भी मदद करता है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह ब्रेन भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स बड़े काम के हैं, क्योंकि इनके आपस में होने वाले कम्युनिकेशन की वजह से हमारी बॉडी चलती है। ब्रेन हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को जो भी सिग्नल देता है वो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। एक स्टडी में यह बात साबित की गई कि हेल्दी डाइट हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाते हैं, साथ ही अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है। सिंपल सी बात है कि इन सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं, इनके बीच ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा तो ये सिग्नल जल्दी भेज पाएंगे, हम बेहतर सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और हमारी बॉडी एफिशिएंटली काम कर पाएगी। वहीं इसके अपोजिट अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो इसका असर आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स पर होता है, जिससे आपकी सीखने, समझने और सोचने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो अब बात ये आती है कि ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग और आपके आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले चीज़ जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में चाहिए होती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एक कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में नहीं होता और हमें फूड से ही लेना पड़ता है। नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, इन सभी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। तभी तो बड़े लोग कहते हैं कि बादाम और अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। नट्स के अलावा सैमन फिश, ट्यूना फिश, चिया सीड्स और फैलाक्स सीड्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। फ्री रेडिकल्स भी हमारे ब्रेन हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अल्जाइमर जैसी हार्मफुल बीमारी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड इंक्लूड करने चाहिए, जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी तरह की बेरीज, डार्क चॉकलेट, ब्रोकली, सिट्रस फूड्स, बीन्स एक्सेट्रा। इन हेल्दी फूड के इंटेक को बढ़ाने के साथ ही आपको अपना जंक फूड इंटेक भी कम करना होगा। कोशिश कीजिए कि आप जंक फूड को हेल्दी फूड में रिप्लेस कर सके। तो अभी हमने डाइट के बारे में बात की, लेकिन फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या ख्याल है, आइए जानते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिजिकल वर्कआउट हमारी मेंटल हेल्थ, थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं, उसका दिमाग बाकी लोगों से तेज होता है। उनकी थिंकिंग और मेमोरी पावर दोनों ही बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छी होती है। दरअसल रिसर्च में यह बात साबित हुई कि वर्कआउट करने से आपके ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, उसका साइज बढ़ता है और उसके बढ़ने से आपका माइंड शार्प होता है। इतना ही नहीं, रेगुलर इंटेंस वर्कआउट से आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कम होता है और ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिनसे नए ब्रेन सेल्स जनरेट हो, ब्रेन सेल्स की ग्रोथ हो और नए ब्लड वेसल्स बन सके। इसके लिए आपको ऐसे एक्सरसाइज का सहारा लेना होगा जिससे आपके हार्ट की पंपिंग स्पीड बढ़े और आपकी स्वेट ग्लैंड भी काफी एक्टिव हो। यानी वो सारी एक्सरसाइज जिससे आपकी हार्ट बीट तेज होती है और आपको पसीना आता है, वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। जनरली हम लोग घर पर इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके, स्क्वाट करके और थोड़ा इधर उधर टहलकर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। यह एक्सरसाइज आपको फिट रखने के लिए ठीक है, लेकिन आपके ब्रेन के लिए काफी नहीं है। अगर आप घर पर कार्डियो नहीं करते हैं तो अब आप इसे अब शुरू कर सकते हैं। कार्डियो उन एक्सरसाइजेस को कहा जाता है जो आपके हार्ट के पंपिंग रेट को बढ़ाती है और जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। अगर आपने इससे पहले कार्डियो नहीं किया है तो आप इसकी शुरुआत स्किपिंग से कर सकते हैं। अब मार्केट से एक स्पीकिंग रोप यानी कूदने वाली रस्सी खरीद कर लाइए और रोज कम से कम 10 मिनट तक उससे एक्सरसाइज कीजिए। शुरुआत में आप 10 मिनट से ही कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को अभी इस चीज की आदत नहीं है। इसके साथ ही आप अर्ली मॉर्निंग या शाम में जॉगिंग पर जा सकते हैं या फिर आप ब्रिस्क वॉक पर जा सकते हैं। ब्रिस्क वॉक में आपकी स्पीड नॉर्मल वॉकिंग से ज्यादा होती है और ये जब आप जल्दी जल्दी चलते हैं
तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा माउंटेन क्लिम्बर, जंपिंग जैक्स, बर्पीज, स्क्वैटिंग जंप जैसी एक्सरसाइज भी आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज आपसे नहीं होगी तो आप इसकी जगह जुम्बा या किसी भी तरह का डांस ट्राई कर सकते हैं। डांस को तो बेस्ट एक्सरसाइज भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि डांसर सबसे ज्यादा फिट होते हैं, उन्हें किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज की जगह 30 मिनट कोई एनर्जेटिक गाना लगाकर डांस भी कर सकते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा है। कार्डियो के साथ साथ आपको योगा और मेडिटेशन पर भी पूरा ध्यान देना है। योगा में जो आसन होते हैं, जो प्राणायाम कराया जाता है, उनसे दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारी ब्रेन की हेल्थ में सुधार होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर एक टाइम आप कार्डियो कर रहे हैं तो शाम के टाइम योगा कर सके, या फिर अल्टरनेट डेज पर एक्सरसाइज और योगा कर लीजिए, ताकि आपके दोनों का फायदा मिल सके। वैसे यहाँ पर हमने फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में तो काफी कुछ जाना, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज के बारे में भी आगे जानेंगे। तो बने रहिए इस सफर में मेरे यानी रितेश कुमार के साथ। जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है, उसी तरह मेंटल एक्सरसाइज भी हमारे ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी मदद करती है। कई बार हम देखते हैं कि जीनियस लोग कई ब्रेन टीचिंग एक्सरसाइज और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। दरअसल हमारा ब्रेन सीखने के लिए बना है, और अगर हम इसे चाहे तो कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों हम इसका पूरा यूज ही नहीं कर पाते हैं। अब यह बात तो आप भी मानते ही होंगे कि ब्रेन एक मशीन है, राइट? इसे आप अपने फिजिकल वर्ल्ड की किसी भी मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। जनरली हम प्रिफर करते हैं कि मशीन को टाइम टू टाइम ऑयलिंग करें, उसे क्लीन करें और उसका यूज करें। हमारे ब्रेन के लिए भी ना सेम बात लागू होता है। इसकी ऑयलिंग तो हम फूड से कर देते हैं, लेकिन इसे यूज करते रहना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ भी सोच नहीं रहे हैं तो हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वह तब भी काम कर रहा होता है, अदरवाइज हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन नहीं कर पाती। लेकिन हमें ना इसका यूज सिर्फ बॉडी को चलाने के लिए नहीं करना है। ब्रेन एक्टिविटीज से हम अपने ब्रेन को सोचने पर मजबूर करते हैं, उसे सीखने पर मजबूर करते हैं, ताकि वह आसानी से अपने लिमिट को तोड़ सके। तो ऐसे लोग जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे कोई चैलेंज नहीं देते हैं, उसे कुछ सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए नहीं देते हैं, ऐसे लोग का ब्रेन पैसिव स्टेट में चला जाता है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। जिस तरह एक मशीन को अगर लंबे टाइम तक ना चलाया जाए तो वह जाम हो जाती है, उसी तरह ब्रेन को लंबे समय तक खाली छोड़ दिया जाए, उससे काम न करवाया जाए तो वह भी जाम हो जाता है, और फिर जरूरत पड़ने पर वह चलता नहीं है। तो अगर आपको अपना IQ बढ़ाना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने ब्रेन को एक चैलेंजिंग टास्क दें। इसे किसी भी बैड हैबिट में फंसने मत दीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन में हर काम रजिस्टर होता जाता है। अगर आप एक ही काम को 1 महीने तक करते हैं तो 1 महीने के बाद आपके ब्रेन को उस काम को करने की किसी भी एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, वह उसे ऑटो पायलट मोड पर करने लगता है। इसलिए आप ख्याल रखिए कि आपके साथ ऐसा ना हो। आप अपने ब्रेन को हर दिन कुछ नया करने को दीजिए, उसे ऐसा टास्क दीजिए जिसके लिए उसे सोचना पड़े। सुडोकू खेलिए, नए पजल को सॉल्व कीजिए और सिमिलर पिक्चर में डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करें। किसी दिन लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की कोशिश करें, कभी नए रास्तों पर घूमिए, चेस खेलिए। इन शॉर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जो कि आप फोकस के बिना नहीं कर सकते और जिसमें आपके ब्रेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए हो। तो यह हमने बात की मेंटल एक्सरसाइज के बारे में, और अब आगे बात करेंगे उस बारे में जिसके बारे में हर कोई यही कहता है कि आजकल ना सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं इस चीज की कमी क्यों है, और वह है आपकी प्यारी सी नींद। तो चलिए जानते हैं नींद के बारे में। एक अच्छी नींद और आपकी मेमोरी के बीच बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि अगर रात की नींद पूरी न हो तो हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन नींद पूरी न होने से और कम सोने से हमारी मेंटल हेल्थ और स्पेशली हमारी मेमोरी पावर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। हमने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, और इन्हीं न्यूरॉन्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन की वजह से हम चीज़ों को याद रख पाते हैं। लेकिन जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, यानी जब हमें अच्छी नींद नहीं मिलती, तब इन न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। यह न्यूरॉन्स खुद तो अपनी एक्टिविटीज़ लूज करते ही हैं, पर साथ ही साथ दूसरे न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ को भी इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी वीक होती जाती है। जब साइंटिस्ट इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे
तब उन्होंने चूहे पर यह स्टडी की और पाया कि नींद की कमी की वजह से उनके ब्रेन में न्यूरोनल एक्टिविटी कम हो चुकी थी। एक डिफरेंट रिसर्च में यह भी साबित किया गया कि एक अच्छी नींद यानी क्वालिटी नींद के बाद हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। साथ ही साथ अगर हम कोई चीज़ पढ़ने के बाद सोने जाते हैं तो हमारी स्लीपिंग ड्यूरेशन में हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रांग मेमोरी बनाने का काम करता है। इसलिए जब भी आपको कोई नई चीज़ या इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो प्लीज़ आप उसे पढ़कर सो जाइए, ताकि वह सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। इसलिए अक्सर डॉक्टर्स एंड लाइफ कोचेस यह सलाह देते हैं कि हमें सोने से पहले किताब पढ़कर सोना चाहिए, क्योंकि इस तरह से किताब में लिखी हुई अच्छी बातें सोते समय हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। स्लीप डिप्रीवेशन सिर्फ मेमोरी की ही नहीं, हमारी बॉडी के बाकी फंक्शंस को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब आप पूरी रात नहीं सोते हैं तो अगले दिन आप अपने नॉर्मल काम को भी नहीं कर पाते। आपका दिमाग आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं। इसलिए आपको अपने स्लीपिंग शेड्यूल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ सेम टाइम पर सोने जाइए और सेम टाइम पर जागिए। इससे आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक भी ठीक रहेगी और साथ ही हर रोज़ 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। यह बात आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो, लेकिन सोशल कनेक्शन हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। अगर कोई इंसान सोशली एक्टिव रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, हेल्दी कनेक्शन मेंटेन करता है, तो उसकी कनेक्टिव ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस कनेक्शन के दौरान हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। स्टडीज में साबित किया गया कि एक सोशली कनेक्टेड पर्सन की थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक आइसोलेटेड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके पीछे भी ना सेम कारण है कि लोगों से मिलने जुलने से हमारा ब्रेन नई चीज़ें सुनता है, सीखता है और इससे उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आप ग्रुप के बाकी लोगों की अलग अलग सोच, उनके अलग अलग तरीके को जानते हैं। इससे एक तो आपके ब्रेन के लिए लर्निंग के लिए नए दरवाजे खुलते हैं और दूसरी आप इन अलग अलग लोगों की डिफरेंट सोच के बीच तालमेल बैठाना सीखते हैं। वैसे हमारी एडवाइस तो यही है कि जब आप नए लोगों से मिले तो एक ओपन माइंड के साथ मिले। यह सोचकर मिलिए कि आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। अपना ओपिनियन होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के ओपिनियन को जानना और उसे समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ही का फायदा होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि एक ही सिचुएशन को किस तरह से कई नजरियों से देखा जा सकता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अलग अलग डिबेट्स में और प्लानिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकें। इससे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी और आपकी थिंकिंग को बूस्ट मिलता है। अपने ग्रुप के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिससे कि आप अपने माइंड को चैलेंज कर सकें। मेंटली डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस लर्निंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम में से मोस्टली लोगों को यह लगता है कि हमें बस जॉब मिलने तक पढ़ना होता है। एक बार जॉब मिल गई तो बस पढ़ाई छोड़ देंगे। हाँ, वैसे यह बात ठीक है कि एक बार जॉब मिलने के बाद आप किसी कॉलेज में एनरोल्ड नहीं होते जहां पर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू नहीं करें। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं होती, बल्कि इसके बाहर भी होती है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। इसे आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जिंदगी में सीखने को बहुत है और जैसे कि हमने बताया कि हमारा दिमाग हर टाइम इसी बात का इंतजार करता है कि हम उसे कुछ नया सीखने को दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका IQ बढ़े और आपका दिमाग तेज चले तो लर्निंग को कभी बाय मत बोलिए। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, नई चीजों को लेकर क्यूरियस रहिए। हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि जो भी हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। ये वो चैलेंजेस है जो आपके दिमाग को बहुत पसंद होते हैं। आप जॉब करते हुए भी कुछ ऐसे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आपको किसी भी नए सब्जेक्ट या एरिया के बारे में सीखते हो। तो इससे आप अपने ब्रेन को हर टाइम एक्टिव रख सकेंगे। साथ ही जो आप सीखेंगे वो कभी ना कभी आपके काम तो आएगा ही। तो अगर आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपनी हॉबी को जिंदा रखिए। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो उसे दिल से फॉलो कीजिए, उसे मास्टर करने का ट्राई कीजिए, उसके बारे में कुछ नया सीखिए। इससे भी आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। बस किसी ना किसी तरह अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपके ब्रेन को और उसकी कैपेबिलिटीज को कितना इम्प्रूव कर रही है। इस शो में हमने आपको ऐसे कई प्रैक्टिकल तरीके बताए जिन्हें आप इजीली अपनी जिंदगी के हिस्सा बना सकते हैं और उन पर काम भी कर सकते हैं।
हमने बताया कि आपका दिमाग किस तरह काम करता है और किसी इंसान का आईक्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर हमने जाना कि कैसे फूड, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी स्लीप और आपके सोशल कनेक्शन आपके आईक्यू को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस शो में आपको कई नई बातें भी पता चली जिसे आप अपनी जिंदगी में आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ, लेकिन अब ये आपका काम है कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, इन्हें फॉलो करें और हमें बताइए कि आपको इससे क्या फायदा हुआ, ताकि बाकी लोग भी उससे सीखकर अपने आईक्यू को इम्प्रूव कर सके। प्लस आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ये शो आपको कैसा लगा? अपना प्यार और सपोर्ट जरूर शेयर कीजिएगा।